क्या शिक्षा और धर्म का कोई गठजोड़ है? चूंकि एमपी सरकार की मंत्री ने यह कह दिया है कि धार्मिक पढ़ाई के नाम पर मदरसे में कट्टरवाद पनपा करता है। आध्यात्म मंत्री हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं, नाम है उषा ठाकुर। इसी पर हम बहस कर रहे हैं। एक बार फिर से डिबेट को ओपन कर दीजिए, पैनलिस्ट को एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर के आए। दीपक भाई, मैं कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूं और जिस स्कूल का पढ़ा हुआ हूं उसका नाम है सेंट पैट्रिक्स। बड़ी अच्छी पढ़ाई मैंने की है, अंग्रेजी की भी, हिंदी की भी, और घर पर मैंने उर्दू और अरबी की भी पढ़ाई की हुई है। मैं उर्दू भी जानता हूं और अरबी भी जानता हूं, लेकिन मैंने घर पर पढ़ाई की है। मुझे एक बात बताएं, कहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में भी क्रिश्चियंस चलाया करते हैं और अगर ईसाई चलाते हैं तो वहां पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि धर्म की पढ़ाई कराई जा रही है। वहां पर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि धर्म के नाम पर कट्टरवाद मुझ पर थोपा जा रहा है। वहां पर कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि धर्म के नाम पर मुझे बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट पढ़ाया जा रहा है। फिर मदरसों में ही ऐसा क्यों? राशिद भाई, आप तो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हैं, मैं संस्कृत विद्यालय का पढ़ा हुआ हूं। मैंने आचार्य किया है, शास्त्री किया हुआ है। संस्कृत से, ज्योतिष से, आयुर्वेद से, योग से। मैंने संस्कृत विद्यालय गुरुकुल में बाकायदा जाके पढ़ाई करी है पूरा अपने करियर में। मैं कहता हूं कि पिछले जो धर्म के यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, उस विडंबना को मैंने झेला है कि हमें समाज में जीने के लिए संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसका इनको कोई चिंता नहीं है। पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार थी, ये मंत्री कहाँ सो रही थी, ये कहाँ गायब थी, कहाँ पे बिलों में छिपे हुए बैठी थी? शिवराज सिंह चौहान कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जो अपने आप को मठाधीश कहते हैं, इनका मठ में चलाने वाले ब्राह्मणों का, संस्कृत पढ़ने वालों का ये लोग शोषण करते हैं, लेकिन उनकी भलाई के लिए नहीं। तो मदरसे, मैं कहता हूं, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो भारत का भविष्य है। उनके अंदर ईश्वर का निवास है। चाहे एकदम ठीक कह रहे हैं आप, भारत का भविष्य है वो, लेकिन जहां पर धर्म के नाम पर उन्हें बांट दिया जाए ना, और बचपन में ही धर्म के नाम पर अगर उनके अक्ल में, उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में अगर धर्म ही भर दिया जाए ना, तो देश की एकता और अखंडता पर सीधे तौर पर प्रहार होता है। और जहां पर प्रहार होता है ना, वहीं पर हम ये कहते हैं कि तुष्टीकरण के नाम पर ये मदरसे चला करते हैं। हाजी मेहरुद्दीन को फिर लेकर के आइए। हाजी मेहरुद्दीन, फिर से मेरा आपसे सवाल है, अगली रिसर्च, मेरी रिसर्च टीम ने पूरी तैयारी के साथ आपके सामने बैठने को मुझे बोला है। एनएसओ तो आप जानते होंगे ना, नेशनल स्टैट ऑफिस, आंकड़ों के मुताबिक, सुनिएगा, भारत के सिर्फ 48% मुस्लिम छात्र ही 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर पाते हैं। 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई सिर्फ 14% मुस्लिम छात्र को नसीब होती है। यानी 70 साल तक जिन सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, अलग अलग कमेटी बनाई, उन्होंने मुसलमानों का कभी भला नहीं किया। मदरसे के नाम पर आप चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अगर इतने जाहिल बना करके रखा गया मुसलमानों को, क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते? आपका इस्लाम तब खतरे में क्यों नहीं आता? अगर मदरसे बंद होते हैं, आपका इस्लाम खतरे में है। लेकिन 48% मुसलमान 12वीं कक्षा की पढ़ाई न कर पाए, 14% ही 12वीं कक्षा के आगे की पढ़ाई कर सकें, तो फिर आपका इस्लाम खतरे में क्यों नहीं है? आपका इस्लाम फिर खतरे में क्यों नहीं है? मिश्रा की सिफारिश क्यों लागू नहीं हुई? इसलिए लागू नहीं हुई ना, क्योंकि आप जैसे कई आलिम हैं जो इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर ना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इलेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं, राज्यसभा की सीटों के चक्कर में पड़ जाते हैं, टीवी कैमरे की अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप लोग अपने आप को बेचने की कोशिश करते हैं, और जहां पर वाकई में आवाज उठानी चाहिए आवाज उठाते नहीं। इसलिए ये हालात बन गए हैं। मानिए नहीं, ये इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं। ये आज आपने बात बिल्कुल सच बात कही। हमारी ये लापरवाही, हमारी ये आपस में बंटना, यही आज हमारी वजह है कि आज हमारी दलित भाइयों से भी बदतर हमारी इस देश में हमारी हालत हो चुकी है। रंगनाथ मिश्रा, इसकी सिफारिश आज तक लागू नहीं हुई हमारे इस देश में। कब की वो रिपोर्ट बनी हुई कि दलितों से भी बदतर आज हालत है देश में भारत की। अब यही लेकर के बोलिएगा तो इस्लाम खतरे में है। अब यही रिपोर्ट लेकर के बोलिएगा कि इस्लाम खतरे में है। आगे से ही बोलिएगा इस्लाम खतरे में नहीं है। नहीं, इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम सबसे सेफ अगर कहीं है तो वो भारत में है। बहुत अच्छा, वाह, इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा। बहुत अच्छा आपने बोला, इस्लाम कहीं पर अगर पूरी दुनिया में सबसे सेफ है तो ये भारत में है। आपने बहुत अच्छी बात बोली। बीजेपी नेता जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता राजेश चौधरी से मेरा सवाल है। राजेश जी, क्या होता है ना, एक मिनट रुक जाइए ना, राजनीति के दोहरा चरित्र को आईना दिखाने का काम मैं हमेशा ही किया करता हूं और आगे मैं करूंगा भी। अब समझिएगा आप लोग, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं, हालांकि बहुत अच्छी बात है कि असम में सरकारी फंड पर मदरसे बंद हो रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी के बड़े नेता और उषा ठाकुर जैसे मंत्री अगर ये बात बोल रहे हैं कि मदरसे में आतंकवाद पनपा करता है, तो यहीं पर
अलग अलग राज्यों में जब बीजेपी की सरकार रही है ना, तो आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया है। कैसे, मैं बताता हूं आपको, सुनिएगा। जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने भी राज किया है, महबूबा मुफ्ती को साथ में लेकर के राज किया है। जम्मू कश्मीर में एक है वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, इसे दी जानी थी 7 करोड़ रुपए की ग्रांट, आधी से भी कम अभी तक जारी की गई है। जबकि इसी जम्मू कश्मीर में राजौरी में एक है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, कश्मीर के अवंतीपुरा में है इस्लामिक यूनिवर्सिटी, 20-20 करोड़ की ग्रांट जारी की गई है और 25-25 करोड़ की एडिशनल ग्रांट जारी की गई है। जहां पर आप राज करते हैं, जहां सहूलियत वाला सेक्युलरिज्म आपको नजर आता है, वहां पर कहते हैं कि मदरसे में आतंकी हैं, और जहां सहूलियत वाला सेक्युलरिज्म नहीं नजर आता, वहां पर अपना चश्मा, अपना नजरिया, अपनी सोच, अपने शब्द बदल लेते हैं आप लोग। देखिए, पूरे सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे पूर्व की सरकारों द्वारा बनाए हुए सिस्टम है। आज उत्तर प्रदेश की यदि बात करेंगे, योगी सरकार के आने के बाद कितना जोर हम दे रहे हैं, मदरसों का आधुनिकीकरण करिए, उनमें कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए, वहां मैथ पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, और हमारे मुस्लिम जो भाई हैं उनके बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़े बड़े अधिकारी बनाइए। क्यों नहीं करते ये लोग तो मदरसा चलाने वाले केवल ये चाहते हैं कि वहां से 8 पास करे, 9वीं पास करे, 10वीं पास करे, उसके बाद लेबर में काम करे, इनके यहाँ मजदूरी करे। ये जो डील करते हैं पूरा मुसलमानों के नाम पर, जो मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं, इन्होंने ये पाप किया है। क्यों मुसलमानों के अंदर ये सब भ्रांति फैलाई जाती है? हाँ। क्यों वो सरकारी स्कूल में नहीं जाते, मदरसे में ही क्यों जाइए? और सरकारी एड पर चलने वाले मदरसे तो निश्चित रूप से बंद होने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान भी इसकी परमिशन नहीं देता है। दीपक झा के पास जाने से पहले जय भगवान गोयल जी, आप प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। बड़े बड़े जन आंदोलन आपने किए हैं सनातन परंपरा को बचाने के लिए, बहुसंख्यकों के हक की बात करने के लिए, उनके अधिकार की बात करने के लिए। मदरसे बंद कराने के लिए कोई बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं छेड़ देते? स्वामी चटपाणी महाराज तो आपके साथ तैयार खड़े ही हैं। से इस बात की मांग करते रहे हैं। देखिए, हम लोग खुलेआम आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ऐसी खतरनाक 24 आयतें हैं। तो ये ग्रंथ है सत्य प्रकाश, स्वामी दयानंद जी का लिखा हुआ, इसमें ये सारी बातें खोल के लिखी गई। इसके खिलाफ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि कोर्ट में गए कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर कोर्ट ने इस बात का स्वीकार किया कि जो कुरान में 24 आयतें हैं वो खुलेआम देश को बांटने का, मारने का देश देती है। ये जब तक मदरसों के अंदर ये आयतें पढ़ाई जाती रहेगी, ठीक है, आपकी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है। दीपक झा के पास शायद मुझे जाना चाहिए। दीपक भाई, एक ही सवाल है, बच्चों को क्यों ना अपनी पढ़ाई चुनने की आजादी रहे? बच्चों में बचपन से ही धर्म वाली पढ़ाई क्यों दी जाए? दीपक भाई, बहुत ही जायज सवाल है मेरा। राशिद भाई, बहुत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मदरसे हैं, और वहां की एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट है। अगर आप कहेंगे तो आपको मेल भी कर दूंगा, ये व्हाट्सएप कर दूंगा दीपक भाई। और इनमें यह बताता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे जहां पर हैं, उसी मदरसे से सबसे ज्यादा जो है आतंकवादी निकला करते हैं। वहीं से मसूद अजहर निकला, वहीं से बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं वो निकले हुए हैं। मुल्ला उमर कभी निकला, कभी कोई निकला। अल बदर वाले आतंकी वहीं से निकलते हैं, अल कायदा वाले वहां से निकलते हैं, जैश वाले वहां से निकलते हैं, लश्कर वाले वहां से निकलते हैं। राशिद भाई, हमें अपने देश की तुलना, अपने देश के मुसलमानों की तुलना पाकिस्तान से करना बेमानी होगी, मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तान से अपने देश के मुसलमानों की तुलना करें। पाकिस्तान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, पाकिस्तान मोदी जी को प्रिय हो सकता है। मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हेलो, हाँ बोले, आपको सुनना हो, बिल्कुल सुनना हो। एतद् देश प्रसूतस्य सका साक्षात जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। दुनिया के हर व्यक्ति को हम अपने चरित्र से, अपने कर्म से शिक्षा दें, ऐसी भारत की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर हिंदू मुसलमान की बात हम करते हैं, हिंदुस्तान की बात करना पड़ेगा, हमें हिंदुस्तान के संविधान की बात करना पड़ेगा, न कुरान की बात करना पड़ेगा, न गीता की बात करना पड़ेगा। और इस देश में रह के अगर कोई कहता है कि हम आतंकवाद फैलाएंगे, हम धर्म का ठेका लेंगे, तो दोनों ही जहरीले हैं इस देश के लिए, चाहे चट्टोपाणी महाराज हो, चाहे जय भगवान हो, चाहे या मुस्लिम का मौलवी हो। तो इन दोनों के प्रति उतनी ही कठोर कार्यवाही करनी चाहिए सरकारों को, जितनी कि एक आतंकवादी के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। क्योंकि धार्मिक उन्माद फैलाना किसी को हमारा संविधान स्वतंत्रता नहीं देता है। तो यहाँ पे बैठ गए हैं
यूनाइटेड फ्रंट बना के, हिंदू महासभा बना के, ये क्या जहल को बो रहे हैं? या क्या इन देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए ही सिर्फ पाया है, समाज के लिए अपने चरित्र से शिक्षा देना उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। एक विरोधाभास अब लेकर के आता हूँ। हाँ, एक मिनट रुक जाए। नहीं, जय भगवान जी, अभी दीपक झा ने बहुत अच्छी बात बोली है। नहीं, जो सही है वो सही है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरी आवाज एको हो रही है, इसको ठीक किया जाए। मेरी बात सुनिएगा जय भगवान जी। दीपक झा बहुत ही ज्यादा तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हैं। हालांकि दीपक झा के साथ वैचारिक मतभेद मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, लेकिन अभी दीपक झा ने जो बात कही है ना, बहुत जायज बात कही है और वाकई में हमें इस पर उनका साधुवाद करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ, ये इतनी अच्छी बात है और स्वागत योग्य ये बात दीपक झा ने अभी बोली है। आप सभी, ये पूरा पैनल मानेगा। लेकिन एक विरोधाभास भी है। स्वामी चटपाणी, आपके पास आता हूं मैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि राजनीति से बहुत दूरी या बहुत करीबी, दोनों ही चीजें आपकी नहीं है और हैं भी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अब मुझे ये समझाइएगा, अगर अलग अलग सरकारों में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इस तरह का कदम उठाया जा रहा है कि मदरसों को बंद किया जाना चाहिए, तो फिर भारत सरकार ने मदरसों को लेकर के बड़े बड़े कदम क्यों उठाए? क्यों भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया, बल्कि प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया, नई मंजिल के नाम से योजना लॉन्च की गई मदरसों के लिए, प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया छात्रों के एक हाथ में कुरान जबकि दूसरे में मैं लैपटॉप देखना चाहता हूं। और इसके अलावा भी 2016 से लेकर के अभी तक मदरसों के लिए बहुत काम किया जा रहा है। और तारीफ की काबिल बात तो यह है कि गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए अभी के मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदरसों के लिए बहुत काम करवाया और बहुत बेहतर काम करवाया। अगर मदरसों के लिए इतना बेहतर काम कराया जा रहा है, एक हाथ में कुरान दूसरे में लैपटॉप, बजाय इसके कि इन्हें लिबरल बनाया जाए, बजाय इसके कि इनकी शिक्षा और बेहतर की जाए, बजाय इनके कि इन्हें डिजिटाइज किया जाए, क्यों ये आतंकवाद की कैटेगरी में इन्हें उस चश्मे से देखा जाता है? स्वामी चटपाणी। राशि भाई, सबसे बड़ी बात एक तो मैं आपको बताई कि आप बातें सही होती है, बड़ी तार्किक आप बात करते और बड़ा निष्पक्ष होते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे भला करते। ये बात बिल्कुल सत्य है। वास्तव में ये थोड़ी हो जाती है बात है कि एक तरफ आप कंप्यूटर पे एक हाथ से भुगतान की बात करते हो, दूसरी तरफ मदरसे की बात करते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो पूरी तरह बंद करिए, खत्म करिए जो चल रहा है। और अभी आपने देखिए दीपक का बात है, आपने जो कहा पाकिस्तान से उनकी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तुलना आप नहीं कर कि आतंकवाद किनारा है कि मदरसों से किस तरह से आतंकवाद निकलते हैं, वो किसी देश सीमित नहीं है, तुलना नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, निश्चित रूप से मदरसे हो या और गुरुकुलों में आज तक एक भी अगर राष्ट्रद्रोही कोई निकला हो, एक भी कोई देश विरोधी भावना जागृत किया हो, तो दीपक जी आप बताओ, आपने गुरुकुल में पढ़ के और इस्लामिक चश्मे से, जो आतंकी चश्मे से देख रहे हो, दीपक झा जवाब दें। दीपक झा रिबट करें। दीपक झा जवाब। राशिद भाई, मैं इनसे कह रहा हूँ, चक्रपाणी महाराज जी से, जय भगवान से, एक तरफा बातें नहीं होना चाहिए। मुसलमान के खिलाफ बात करेंगे, हिंदुओं के खिलाफ कैसे बात नहीं करेंगे? अगर गलत है तो मतलब गलत है। आप गुरुकुल की लड़ाई लड़िए, मदरसों की लड़ाई लड़िए, वहां के शिक्षा में विकास की बात करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं दोनों तरफ। लेकिन आप एक तरफा नहीं कह सकते कि मदरसे बंद होना चाहिए, संस्कृत विद्यालय। संस्कृत का उत्थान कौन करेगा? संस्कृत का उत्थान कौन करेगा? उस भाषा को आप कौन जीवित करेगा? ठीक है, स्वामी चटपाणी की आवाज भी ऊपर की जाए। बनारस में जाइए, गलियों में घूमिए, आपको शर्म आनी चाहिए। होता है तो पूरी तरह धर्म के रास्ते पे आप हो, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप काहे का राजनीतिक ओके, ठीक है, कर रहे हो। डिबेट का वक्त पूरा हो गया, लेकिन स्क्रीन पर अभी गेस्ट को रखें आप। जय भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी चटपाणी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती समय देने के लिए। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने बच्चे को मेरा प्यार दीजिएगा और ये कहिएगा कि उसके साथ मेरी भी दुआएं हैं। और दीपक भाई, आपके बच्चे को बहुत स्नेह, मेरी तरफ से बड़ा होने के नाते बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत प्यार है मुझे सभी बच्चों से, आपके भी और मेहरुद्दीन अंग्रेज जी के बच्चों से भी। और यही कहना चाहूंगा अंत में, आप सभी सुने, जो मैं कह रहा हूं उसको सुने। धर्म का असली अर्थ जो होता है ना, पूजा पद्धति या कट्टर विचार और कानून को बढ़ावा देना नहीं होता। धर्म एक जीवन शैली है, कर्तव्य बोध है। धार्मिक हो जाने का अर्थ कट्टर हो जाना या हिंदू और मुसलमान हो जाना नहीं है। धार्मिक होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप सही रास्ते पर चलें, अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाएं। लेकिन बच्चों को धर्म और पंथ का अंतर समझने का मौका नहीं दिया जाता। जो बच्चा जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होता है, उसे उसी को स्वीकार करना पड़ता है। और सही स्वीकृति धीरे धीरे सही और गलत की पहचान करने की क्षमता को समाप्त कर देती है। अगर देश में नेट न्यूट्रलिटी है ना, तो धर्म के मामले में भी बच्चों को न्यूट्रलिटी दें और न्यूट्रलिटी का विकल्प आप दें, तभी बनेगा बेहतर भविष्य, तभी देश के भविष्य के साथ सबसे बड़ा अन्याय नहीं होगा।